हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की पाठशाला पे। तो बच्चों, आज के इस सेशन में हम लोग क्लास 7th न्यू एनसीईआरटी मैथ की पुस्तक गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 5 है पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आज हम लोग पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन के जितने भी कंसेप्ट है उसको समझेंगे। सबसे पहले आपको दिया है फिगर 5.1 में। 5.1 में कह रहा है क्रॉस द लाइन के बारे में आपको समझाया गया है। इसमें क्या करना है, आपको एक पीस ऑफ पेपर लेना है और उससे पीस ऑफ पेपर जो कि स्क्वायर शेप में हो उसे आपको फोल्ड करना है डिफरेंट वेज में। इस तरह के एक्टिविटी आप हमारे साथ साथ भी कर सकते हैं। तो आप अपने साथ क्या रखें, एक पीस ऑफ पेपर जो कि स्क्वायर शेप में हो। स्क्वायर मतलब चारों ओर से क्या हो, वह बराबर हो। इस तरह का एक पेपर ले लीजिए और उसको फोल्ड कीजिए। इसको आप जिस तरीके से चाहें फोल्ड कर सकते हैं। आप उसमें 3 फोल्ड, 4 फोल्ड, 5 फोल्ड, 6 फोल्ड, जितना भी आपको मन करता है उतना आप फोल्ड लगा लीजिए। अब जब फोल्ड लगाने के बाद उसको क्या कीजिए, अनफोल्ड कीजिए। अनफोल्ड करने के बाद आपको क्या दिखेगा, कुछ क्रीज बना हुआ आपको दिखाई देगा, जैसा कि फिगर 5.1 में बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे। हमने जब इस स्क्वायर पेपर को लिया और उसको फोल्ड किया और उसके बाद फोल्ड करने के बाद जब अनफोल्ड किया, अनफोल्ड करने के बाद देखिए कि कुछ इस तरीके से हमें उस पर क्या दिख रहा है बच्चों, क्रीज दिख रहा है। इस क्रीज को हम क्या करेंगे, पेंसिल की मदद और स्केल की मदद से हम क्या करेंगे, पेंसिल से इसको लाइन खींच लेंगे और देखेंगे कि क्या एक हमारे पास फिगर बन रहा है। ड्रॉ द लाइन यूजिंग पेंसिल और स्केल। यू विल नोटिस डिफरेंट लाइन्स ऑन द पेपर। जब आप इसको पेंसिल और स्केल की मदद से लाइन खींचेंगे तो आपने देखा कि डिफरेंट लाइन हमें बन गया पेपर पर। टेक एनी पेयर। पेयर का मतलब होता है बच्चों दो। पेयर का मतलब क्या होता है, दो तरह की कोई भी दो पेयर को आप ले लीजिए। पेयर ऑफ लाइन्स एंड ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, उसे देखिए, उसके रिलेशनशिप विद ईच अदर, और उसका जो रिलेशनशिप है एक दूसरे से उसको समझने का प्रयास कीजिए। डू दे मीट। कहता है कि क्या वो आपस में मिल पा रहे हैं। कोई भी दो लाइन को, अगर सपोज मैं ये वाला लाइन को ले रहा हूँ, एल और एम हमने नाम दे दिया इसको, और क्या ये आपस में एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, क्या आपस में मिल पा रहे हैं। ऑब्जर्व करने के बाद पता चला कि नहीं, ये लाइन तो आपस में नहीं मिल पा रहे हैं। फिर हमने क्या किया कि मेरी क्यूरियोसिटी थी कि हम इसको छोड़ करके दूसरे लाइन को ले लेते हैं। हो सकता है आप में से भी किसी बच्चों की क्यूरियोसिटी होगी कि सर छोड़िए उस लाइन को और हम दूसरा लाइन ले लेते हैं। आपने बोला सर एक्स और वाई ये दो लाइन ले लेते हैं। इसको जब हमने आगे बढ़ाया इस लाइन को, तो क्या ये आपस में मिले, तो पता चला कि नहीं, ये भी लाइन आपस में नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, ये भी लाइन को जब हमने एक्सटेंड किया तब भी ये लाइन के नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या डू यू थिंक दे वुड मीट इफ दे वेयर एक्सटेंडेड बियॉन्ड द पेपर। ठीक है, पेपर पर तो नहीं मिल पा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इसको और पेपर के आगे एक्सटेंड करेंगे तो क्या ये मिल पाएगा। आपका आंसर क्या है। इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन द लाइन्स ऑन द प्लेन सर्फेस। अब यहाँ एक बच्चों जो कंसेप्ट है वो है प्लेन सरफेस का। प्लेन सरफेस का मतलब क्या होता है, प्लेन सरफेस का मतलब होता है फ्लैट सरफेस। प्लेन का मतलब होता है फ्लैट सरफेस, अंडरस्टूड। प्लेन का मतलब होता है फ्लैट सरफेस दैट कैन बी एक्सटेंडेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। सपोज हमने ये एक फ्लैट सरफेस लिया, तो इस फ्लैट सरफेस को हम क्या है, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। सो प्लेन सरफेस इज अ फ्लैट सरफेस दैट कैन बी एक्सटेंडेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, और यही इसका डिफिनीशन है। आप प्लेन सरफेस को अगर डिफाइन करने के लिए पूछा जाए, आपसे स्कूल में पूछा जाए या आपसे कोई आपके बड़े भैया या पिताजी आपसे पूछे कि व्हाट इज प्लेन सरफेस, देन यू कैन आंसर अ प्लेन सरफेस इज अ फ्लैट सरफेस विच कैन बी एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शन, अंडरस्टूड। इसकी एग्जांपल अगर हम बात करें तो टेबल टॉप, ठीक है, या पीस ऑफ पेपर, या ब्लैक बोर्ड, या आपको ले लीजिए कोई भी ब्लू टिप, जो आपके स्कूल में न्यूज़ के लिए बोर्ड लगा रहता है जहाँ पर न्यूज़ लिखा जाता है, उसको ले लीजिए, जिसे हम बोलते हैं बुलेटिन बोर्ड। ये सारे के सारे जो है प्लेन सरफेस के उदाहरण हैं। घर में आपकी जो टेबल है वह भी प्लेन सरफेस का उदाहरण है। आपके जो पेपर है, सपोज दैट नोटबुक है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेन पेपर, प्लेन सरफेस, अंडरस्टूड। सो हम जो कंसेप्ट पढ़ रहे हैं बच्चों वो है प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस क्या होता है, इन नटसेल बोले तो अ फ्लैट सरफेस दैट कैन बी एक्सटेंडेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड प्लेन सरफेस। ओके, और कुछ अगर उदाहरण अगर हम बात करें तो प्लेन सरफेस का क्या उदाहरण हो सकता है, सोचिए और मुझे सोच के बताइए। अगर हम बात करें क्यूब का, तो क्यूब भी प्लेन सरफेस का उदाहरण हो सकता है। अगर हम बात करें क्यूबाइड का, तो क्यूबाइड भी प्लेन सरफेस का उदाहरण हो सकता है। ब्लैक बोर्ड हो सकता है, टेबल टॉप हो सकता है, फ्लोर्स हो सकता है। आपके घर के जो फ्लोर है दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्लेन सरफेस, अंडरस्टूड। सो जो भी फ्लैट सरफेस होगा दैट विल बी द एग्जाम्पल ऑफ प्लेन सरफेस। ओके, सो दिस इज द बेसिकली कंसेप्ट ऑफ प्लेन सरफेस जो कि हमको आगे काम आने वाला है। द टेबल टॉप ये सब तो हमने देख लिया। आगे कहता है लेट अस ऑब्जर्व अ पेयर ऑफ लाइंस, लेट अस ऑब्जर्व अ पेयर ऑफ लाइंस दैट मीट्स ईच अदर। कहता है अब हमें कुछ ऐसे लाइन को ऑब्जर्व करने हैं जो आपस में एक दूसरे से मीट करते हों। यू विल नोटिस दैट दे मीट एट पॉइंट
व्हेन अ पेयर ऑफ लाइन्स मीट ईच अदर एट अ पॉइंट ऑन अ प्लेन सरफेस वी से दैट द लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई भी अगर मान लेते हैं मेरे पास एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस का मतलब हुआ क्या बच्चों, फ्लैट सरफेस। हमने एक पेयर ऑफ लाइन लिया, सपोज ये एक लाइन लिया और ये एक और पेयर ऑफ लाइन लिया। जब हमने देखा तो पता चला कि लाइन एन एल है और ए एम है, मान लेते हैं, हमने नाम इसका दे दिया एल और एम। तो पता चला कि प्लेन सरफेस में दो लाइन जो है आपस में मिल रहे हैं और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट करने का मतलब हुआ कि एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, उसे बोलते हैं इंटरसेक्ट। इंटर मतलब एक दूसरे को, सेक्ट मतलब काटना, इंटरसेक्ट ईच अदर। सो इसी को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। एक कंसेप्ट आपको आगे पढ़ना है, वो है इंटरसेक्टिंग लाइन का कंसेप्ट। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है, आगे कहता है कि हाउ मेनी एंगल्स डू दे फॉर्म्स। अब यहाँ पर जो एक फिगर दिया हुआ है, कुछ उस फिगर को हम 5.2 से समझते हैं। तो एक इंटरसेक्टिंग लाइन लिया हमने, दो लाइन लिया और एक दूसरे को क्रॉस करवाया, तो पता चला कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जिस कॉमन पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोला जाता है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये एक कॉमन पॉइंट है जिसका नाम हमने दे दिया P। तो P क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा। बिफोर दिस थोड़ा सा हम और एक कंसेप्ट आपको रिकॉल करवा देते हैं। आप लोगों ने बचपन में यानी कि क्लास 6 और 7 आप सभी 7th में हैं, तो क्लास 5th और क्लास 6 में पढ़ा होगा आपने, कुछ रे के बारे में, अपने लाइन के बारे में पढ़ा था, सेगमेंट के बारे में पढ़ा था, ये सब कंसेप्ट आपको मालूम होगा। पैरेलल लाइन के बारे में पढ़ा होगा। आशा करता हूँ ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। अगर आप में से किसी बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं है पैरेलल लाइन का, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। कोशिश करेंगे हम एक छोटी सी वीडियो 5 से 10 मिनट का उस पर बना दें। चलिए, अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे थे कि मुझे क्या करना था, अभी कंसेप्ट एक इंटरसेक्टिंग लाइन का कंसेप्ट हमें पढ़ना था। तो हमने देखा कि अगर प्लेन सरफेस में दो लाइन लिए, हमने दो लाइन लिया और एक दूसरे को काट रहा है, एक दूसरे से मिल रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन सरफेस में अगर किसी भी पॉइंट पर जाकर के एक दूसरे से मिल रहा है तो इसी लाइन को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन बोला जाता है। अंडरस्टूड। और ये फिगर जो है वो किसका है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन का एग्जाम्पल है। तो आगे अगर हम बात करें बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइन का, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इंटरसेक्टिंग लाइन जो होते हैं वो कितने एंगल बना रहे हैं। तो हमें पता चला कि यहाँ एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी है और ये एंगल डी है। तो पता चला टोटल एंगल अगर हम काउंट करें 1 2 3 4, टोटल एंगल कितने बने बच्चे, तो आप बोलेंगे सर 4 एंगल बनाया। जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो कितने एंगल बनाते हैं, 4 एंगल बनाते हैं। आगे कहता है कि कैन 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट मोर देन 1 पॉइंट। कहता है कि क्या 2 स्ट्रेट लाइन सीधी रेखाएं एक से ज़्यादा जगह पर इंटरसेक्ट कर सकता है क्या, तो आंसर होगा नो। 2 इंटरसेक्ट लाइन कैन नेवर क्रॉस ईच अदर मोर देन 1 पॉइंट। अंडरस्टूड। 2 स्ट्रेट लाइन कभी भी एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट से ज़्यादा मिल ही नहीं सकता है। आगे जब भी इसको एक्सटेंड कीजिएगा तो ये आपस में नहीं मिलेगा। सो पहला तो हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ व्हेन द टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, नंबर ऑफ एंगल्स जो बनते हैं वो बनते हैं 4। फिर दूसरा हमने प्रश्न देखा कि कैन 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट मोर देन 1 पॉइंट, देन आंसर इज नो। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या है कि इसी फिगर में जो फिगर 5.2 दिया हुआ है उसमें से एंगल को निकालना है। अब एंगल को निकालना है तो क्या है इसका मतलब, यहाँ पर फिगर 5.2 में एक एंगल का मेजरमेंट दे रखा है बच्चों। एंगल ए का वैल्यू दे रखा है 120 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ कुछ कंसेप्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको उसे ध्यान से समझिएगा। एंगल ए का दिया हुआ वैल्यू 120 डिग्री, तो आपसे अब पूछेगा कि एंगल बी, एंगल डी और एंगल सी की वैल्यू क्या हो जाएगी। ये सारी की वैल्यू क्या होगी, किसी भी एक एंगल का वैल्यू दिया रहेगा और आपसे रेस्ट ऑल की वैल्यू आपसे पूछेगा। सो अब एक कंसेप्ट जो मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी था, नहीं देखें कोई बात नहीं, यही समझ लीजिए बच्चों। एक अगर हम बात करें कि एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एक एंगल होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलेंगे सर एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल की जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री की बराबर होती है। अगर आपको इतनी समझ में आ गई कि एक स्ट्रेट लाइन पर, चाहे वो स्ट्रेट लाइन कैसे भी हो, एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाली जो एंगल होती है उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 180 डिग्री होती है। अगर ये बात आपको समझ में आ गया कि एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाली एंगल की जो वैल्यू है दैट इज 180 डिग्री, तो क्या आप मुझे यहाँ देख के बता सकते हैं
कि क्या यह एक स्ट्रेट लाइन है? बोलेंगे यस सर, यह भी एक स्ट्रेट लाइन है। यानी जो लाइन एल है वह किसका एग्जाम्पल है? स्ट्रेट लाइन का। क्या अगर मैं बात करूं कि लाइन एम जो है वह भी स्ट्रेट लाइन है, तो आप बोलेंगे यस सर, यह भी स्ट्रेट लाइन है। अब आगे छोड़ दीजिए, बस उतना ही देखिएगा जितना मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए कि क्या अगर मैं बात करूं इस स्ट्रेट लाइन की, अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूं और ए और बी को आपस में जोड़ दें, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी की जो वैल्यू होगी वो कितने डिग्री के बराबर होगी? तो आप में से बोलेंगे बहुत सारे कि सर एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू कितनी के बराबर हो जाएगी? तो सर एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू 180 डिग्री की बराबर हो जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री? क्योंकि अभी हम जस्ट बताया कि स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल की वैल्यू कितनी डिग्री के बराबर होती है बच्चों? 180 डिग्री के बराबर होती है। अगर एंगल स्ट्रेट लाइन पर बनने वाली एंगल की वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होगी, तो यानी कि यहाँ जो एंगल ए और एंगल बी बन रहा है, ये दोनों को मिलाकर क्या ये 180 डिग्री के बराबर नहीं होगा? और अगर ये 180 डिग्री के बराबर है और मुझे दिया हुआ है कि एंगल ए की वैल्यू दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर चूंकि 180 डिग्री होता है, और एंगल ए की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें 120 डिग्री प्लस एंगल बी बराबर क्या हम कह सकते हैं 180 डिग्री? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमें चूंकि निकालना है एंगल बी, तो एंगल बी का मतलब होता है बच्चों, इसे हम इस तरफ ले जाएंगे तो 180 डिग्री माइनस में हो जाएगा 120 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा? एंगल बी की वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि सर एंगल की बी की जो वैल्यू हो गया वो 60 डिग्री हो गया। अगर इतना कंसेप्ट बच्चों आपको समझ में आ गया, तो अगला जो एक और जो कंसेप्ट आगे में पढ़ना है उसको भी मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ। अगला जो एक कंसेप्ट है बच्चों वो ये कि ये तो जो एडजेसेंट होता है वो दोनों पड़ोसी होते हैं आपस में, ये दोनों भाई भाई है, ठीक है, साथ साथ रहने वाले क्या होते हैं? ये दोनों भाई भाई है, और दो की वैल्यू की दोनों भाई की वैल्यू कितनी हो गई? 180 डिग्री हो गई। अगर आप दो दोस्त हैं तो दोनों दोस्त की वैल्यू कितनी हो गई? 180 डिग्री हो गई। लेकिन आपको मालूम है कि दो देश जो होते हैं जनरली आपस में जो पड़ोसी देश होते हैं वो क्या होते हैं? दुश्मन होते हैं। तो सामने वाला देश की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये सामने वाला जो होता है वो रेसिप्रोकल कहलाता है। सामने वाला क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल। ये वर्टिकल है। तो वर्टिकली अपोजिट का एक कंसेप्ट आपको पढ़ना है। तो वर्टिकली अपोजिट जो होता है एंगल्स, वो क्या होता है? एक दूसरे के जो वैल्यू होगा वही उसकी वैल्यू होगा। इसका मतलब सर मुझे समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। मैं अगर कहूँ कि यहाँ पर एक इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये ए है और ये डी है, यानी कि एंगल ए बराबर क्या होगा? एंगल डी होगा। क्यों? क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ वर्टिकली अपोजिट का। जो आमने सामने होता है वो क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट होता है। तो अपोजिट की वैल्यू हमेशा क्या होता है? दोनों के पास सेम पावर है। दोनों के पास क्या है? सेम पावर है। यानी कि ए की जो वैल्यू होगा वहीं डी की जो वैल्यू होगा। समझे? अगर ए की वैल्यू 120 डिग्री है तो यानी डी की भी वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों? 120 डिग्री ही होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर एक एंगल दे दूं और यहाँ दे दूं सी और यहाँ दे दूं बी, और मैं बोलूं एंगल सी की वैल्यू 5 डिग्री है, तो मैं यह भी कर सकता हूं कि एंगल बी की भी वैल्यू कितनी डिग्री होगी? 5 डिग्री ही होगा। अगर मैं इसे हटा दूं और यह बात कर दूं, थोड़ी देर के लिए यहाँ से मैं इस सारे को इरेज कर दूं और आपसे पूछूं कि बताइए एंगल डी की वैल्यू अगर 25 डिग्री है तो एंगल बी की वैल्यू क्या होगा? तो आप पट से बता देंगे कि सर डी और बी एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट है, तो सर एंगल बी की भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 डिग्री ही होगा। अगर मैं बोलूं कि सर एंगल सी की जो वैल्यू है ये 65 डिग्री है, तो आप में से बोलेंगे कि सर अगर एंगल सी 65 है तो ए भी एंगल क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है। अंडरस्टूड? अब यहाँ से प्रश्न बनने वाले सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे। देखते हैं, अगर मैं आपसे बोल दूं कि अगर एंगल सी 75 डिग्री है तो बताइए रेस्ट एंगल की वैल्यू क्या होगा? यानी एंगल बी, एंगल ए और एंगल डी की वैल्यू बताइए। तो आप बोलेंगे कि सर मुझे मालूम है कि एंगल सी किसके वर्टिकली अपोजिट है? तो एंगल ए का वर्टिकली अपोजिट है, और जो वर्टिकली अपोजिट होता है वो इक्वल होता है, यानी एंगल ए की जो वैल्यू हो जाएगा यह भी सर 75 डिग्री हो जाएगा। और चूंकि मुझे मालूम है कि दो एडजेसेंट एंगल की जो वैल्यू होता है सर वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर दो एडजेसेंट एंगल यानी दो पड़ोसी वाले एंगल की वैल्यू 180 डिग्री है तो एंगल बी की वैल्यू हमको निकालना होगा। तो हम कह सकते हैं कि 180 में से हम क्या कर देंगे? एंगल ए की वैल्यू हटा देंगे। अगर जैसे ही एंगल ए की वैल्यू हटाया तो हमें पता चल गया कि एंगल बी की जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 105 डिग्री के बराबर होगा। अगर ये 105 है तो क्या हम कह सकते हैं कि डी भी 105 डिग्री ही होगा?
क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। और अगर यहाँ से आपको समझ में नहीं आया वर्टिकली अपोजिट से, तब इन दोनों को भी जोड़िएगा तब भी 180 डिग्री आएगा। इन दोनों को भी, दोनों दो पड़ोसी को कभी भी जोड़ेंगे तब 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं आने वाला है, इतना ध्यान रखिएगा। दो पड़ोसी को जोड़ने पर 180 डिग्री के से ज़्यादा नहीं आने वाला है, यही उसकी वैल्यू होती है। तो आप कह सकते हैं यहाँ से कि इसे हम क्या कहते हैं, एक कंसेप्ट जो आपको पढ़ना है वो है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। सो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब क्या हुआ कि दो एंगल को जब आपस में जोड़ेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो दैट इज कॉल्ड द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यह कंसेप्ट आपको पढ़ना है। अब आगे देखते हैं, सारे क्वेश्चन आपको इजिली बनने वाले हैं, ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से बनने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारा था क्या कि इसकी वैल्यू अगर 120 डिग्री है तो अब आसानी से आप बोलेंगे सर एंगल सी की भी वैल्यू 120 डिग्री होगा। और अगर ये 120 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी, एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू होता है 180 डिग्री। सो एंगल ए इज 120 डिग्री, एंगल बी 180 डिग्री यहाँ पर हो गया, तो एंगल बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 120 बराबर 60 डिग्री, यानी कि ए हो जाएगा 60 डिग्री और एंगल बी 60 है तो एंगल डी भी क्या हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। ये पूरा आपका मैथमेटिक्स जो यहाँ पर दिया हुआ है वो बन गया। आगे क्या कर रहा है कि इज दिस ऑलवेज ट्रू फॉर एनी पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या यह जो बात है यह सभी पेयरों के लिए, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए है। चेक दिस फॉर डिफरेंट मेजर ऑफ एंगल ए यूजिंग दिस मेजरमेंट, कहता है कोई और डिफरेंट मेजरमेंट ले लीजिए और उसको चेक कीजिए। कहता है कि वी कैन जनरलाइज आवर रीजनिंग फिगर 5.2 विदाउट एज्यूमिंग द वैल्यू ऑफ ए सिंस द स्ट्रेट लाइन मेजर 180 डिग्री, ये हमने पहले ही देख लिया था। वी मस्ट हैव एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर एंगल ए प्लस एंगल डी, यानी कि आपसे जो बोल रहा है बच्चों ये कि एंगल ए, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल ए प्लस एंगल डी के बराबर होगा? बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ से देखिए यह भी स्ट्रेट लाइन बना रहा है और अगर हम एंगल ए और डी को ले तो वो भी ये क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा। और यह भी हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल डी किसके बराबर है इसमें, तो आप बोलेंगे कि सर एंगल ए प्लस एंगल डी जो है एंगल बी प्लस एंगल सी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यह भी 180 डिग्री के बराबर होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगला जो कंसेप्ट हमने बताया बच्चों वर्टिकली अपोजिट का कंसेप्ट, यह आपने सीख लिया होगा। अब इसको प्रूफ के लिए ये मैथ आप बनाइए। यहाँ पर क्या कर रहा है कि लिस्ट ऑल द लीनियर पेयर आपको मालूम है कि लीनियर पेयर कौन कौन होते हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन होते हैं। तो हमने बताया था कि दो पड़ोस वाले एंगल हमेशा क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं। और वर्टिकली अपोजिट कौन होते हैं, जो हमारे सामने वाला जो होगा वो क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट होगा। तो आप अपने सामने जैसे ही एक बंदा को देखें वो क्या होगा, आपका अपोजिट हो गया। पड़ोस आपके जो साथ वाला रहेगा, इमीडिएट साथ वाला रहता है, वो लीनियर पेयर होता है। तो अगर हमें यहाँ निकालना है लीनियर पेयर, तो इस फिगर में लीनियर पेयर और वर्टिकली पेयर निकालना है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन लीनियर पेयर है और कौन कौन वर्टिकली अपोजिट है। आइए इसे बनाते हैं। लीनियर पेयर की अगर हम बात करें बच्चों इस फिगर में 5.3 में, तो लीनियर पेयर यहाँ पर कौन कौन हो जाएगा, देखिए दो पड़ोसी क्या है, यहाँ पर एंगल ए और बी आपस में पड़ोसी है, तो हम कह सकते हैं कि सर एंगल ए प्लस एंगल बी, एक तो लीनियर पेयर ये हो गया। यहाँ पर देखिए, अब हम इसे इरेज कर देते हैं। यहाँ पर देखिएगा तो पता चलेगा कि एंगल डी और एंगल ए भी आपस में पड़ोसी हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि दूसरा हमारा लीनियर पेयर हो जाएगा एंगल डी प्लस एंगल ए। ये एंगल डी प्लस एंगल ए क्या हो जाएगा, हमारा लीनियर पेयर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे कि बी प्लस सी भी आपस में पड़ोसी है, तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पेयर। इसके बाद आप देखेंगे कि एंगल सी और एंगल डी भी आपस में पड़ोसी हैं, तो यानी कि एंगल डी प्लस एंगल सी या एंगल सी प्लस एंगल डी, कुछ भी लिख लीजिए। तो ये टोटल चार लीनियर पेयर हमको निकल के आ गया। यानी कि दो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, उसमें कितने लीनियर पेयर हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे सर टोटल 4 लीनियर पेयर होंगे। टू इंटरसेक्टिंग लाइन में आपको, एक इंटरसेक्टिंग लाइन में आपको कितने हो जाएंगे, 4 लीनियर पेयर हो जाएंगे। एक इंटरसेक्टिंग लाइन में 4 लीनियर पेयर हो जाएंगे। ओके, सो ये हमारा लीनियर पेयर निकालने का तरीका था। अब आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, उसे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि उसका क्या क्या होगा लीनियर पेयर। मैं यहाँ एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ। सपोज यहाँ पर ये आपको दो लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये इस है ए, एंगल ए, ये है मान लेते हैं एंगल सी, ये है आपको एंगल बी, और ये है आपको एंगल डी। इसका लीनियर पेयर आप निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन कौन इसका लीनियर पेयर होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो ये आसानी से बना लेंगे। अब आइए हम बात कर लेते हैं
वर्टिकली पेयर का। तो वर्टिकली पेयर आपको मालूम है कि दो लाइन जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो उसमें कितने बनेंगे। यहाँ देखिए आमने सामने कौन है, जो आमने सामने का होगा वही वर्टिकली अपोजिट होगा। तो ए के सामने सर मुझे सी दिख रहा है, यानी एंगल ए एंड, यहाँ देखिएगा प्लस नहीं होगा, एंगल ए एंड एंगल सी जो है वर्टिकली अपोजिट है। दूसरा कोई आमने सामने दिख रहा है क्या, तो बिल्कुल सर एंगल बी और एंगल डी हमको आमने सामने दिख रहा है, यानी एंगल बी एंड एंगल डी जो है वो वर्टिकली अपोजिट होगा। तो ये हो गया आपका आंसर। तो बच्चों आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगला जो हम कंसेप्ट समझेंगे वो है मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री से। तो मेजरमेंट एंड ज्योमेट्री का कंसेप्ट को अगले पार्ट में कवर करते हैं।